नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण 251 प्रश्न। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो लगातार और कईयों बार आए हुए हैं और आते हैं और आते ही रहेंगे। फिर जो अपडेट होता है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अर्थशास्त्र से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो हर बार पूछी ही जाती हैं। तो उसी की चर्चा आज हम इस पूरी क्लास में करेंगे दोस्तों। यकीन मानिए, ये जो 251 प्रश्न है, यदि आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लिया तो आपका अर्थशास्त्र का लगभग में वनडे एग्जाम के लिए जो है 80% कोर्स पूरा हो जाता है। इसके बाद में 20% वो इसका कोर्स बचता है। वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एक दिन के एग्जाम के लिए वो कोर्स बचता है जो कहीं ना कहीं अपडेट होता रहता है। उस अपडेट को आप लोग तैयार रखें, बाकी इन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। तो दोस्तों, अपन इसको चालू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। जैसे ही क्लास समाप्त होगी हम पीडीएफ को उसमें अपलोड कर देंगे, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और जब मन पड़े तब उसको याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं इसलिए इनको याद करने में भी समय लगेगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं दोस्तों, तो जागरूक होकर देखिएगा, ताकि पूरे के पूरे जो प्रश्न है वो सीधे आपके दिमाग में आते जाएं उत्तर सहित। चलिए चालू करते हैं। पहला ही प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इस प्रश्न को तो आप लगभग समझ लीजिए कि काफी बार पूछा गया है ना, और पूछा जाता है। हालांकि नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। क्या? छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में दे देते हैं दोस्तों। यानी यहां तो इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन जब वो ऑप्शन में देते हैं तो इस तरीके से दे देते हैं, माइक्रो शब्द को इस तरीके से कर देते हैं, और यहीं पर लड़का कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है। इंग्लिश वाला हिंदी में हो जाता है, हिंदी वाला इंग्लिश में हो जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए। यदि आप लोगों ने पहले पेपर 2-4 दे रखे होंगे तो आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से देख के कि भैया हाँ, यही प्रश्न आते हैं। ठीक है। बाकी अपडेट वाले जो प्रश्न है दोस्तों, वो अलग होते हैं कि हर साल में क्या क्या अपडेट होता चला गया, पर उसका जो बेस है, जो नींव है, जो आधार है, वो यही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा एनडीसी, क्या पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं दोस्तों? नहीं, अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एक नंबर का क्वेश्चन बार बार आता है, एडम स्मिथ ने। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना। समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, वो क्या था? व्यष्टि अर्थशास्त्र था, ये समष्टि अर्थशास्त्र है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को। किसको जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो दोस्तों ये मानी जाती है डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत को हम विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहते, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ये विकासशील शब्द दोस्तों तीनों आते हैं ऑप्शन, या तो विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो याद रखिएगा विकासशील। कभी कभी अविकसित भी आ जाता है, तो यह विकासशील है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। विकसित अर्थव्यवस्था में कौन कौन आ जाते हैं दोस्तों? जैसे चीन आ जाता है, जैसे यूएसए आ जाता है, ये सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। अब एक बात को याद रखिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था यानी कि जब भी किसी भी समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है मुख्यतः वहां की ज्योग्राफी से, वहां की भौगोलिक स्थिति से। भौगोलिक स्थिति का बहुत ही ज्यादा उसमें योगदान होता है।
तो उसके अनुसार वहां की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती घटती रहती है। भारत के इतिहास को यदि हम उठाकर देख लें शुरुआत से लेकर अभी तक, तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। तो कृषि में जब भी उतार चढ़ाव होंगे, किसके भौगोलिक दृष्टि की वजह से, कभी कभार उसमें उतार और चढ़ाव समाज की दृष्टि से भी होने लगते हैं। इन दोनों ही दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। जब भी मैं किसी चीज को बताऊं तो आप लोग एक दूसरे सब्जेक्ट को उनसे कनेक्ट जरूर करते चलिएगा। कनेक्ट करते में क्या होगा कि आपकी एक तो समझदारी बढ़ेगी, समझदारी के साथ साथ ये जो क्वेश्चनों को आप लोग रटने वाली प्रवृत्ति अभी लागू करते हैं, उस रटने वाली प्रवृत्ति से दूर हट जाएंगे और समझ कर चीजों को याद किया करेंगे। क्योंकि मैटर बहुत होता है दोस्तों, कितना रटेंगे, और रटने से समझ का भी कोई वो नहीं होता। तो समझ अगर बढ़ेगी तो अपने आप चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अब देखिए, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। अर्थव्यवस्था का बंद होना क्या है, तो आयात और निर्यात गतिविधियों का ना होना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हर में अपन भारत को उठा के देखेंगे, ठीक है, भारत में जो चीजें आ रही हैं विदेशों से और भारत से जो चीजें जा रही हैं, यदि ये सब बंद हो जाता है तो हम उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो दोस्तों पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। कौन से? 5वें नंबर के क्षेत्र के अंतर्गत हम इनको शामिल करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1969 में, 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार। ठीक, अब देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति तो अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। कब? विकसित अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहाँ की हैं? जैसे अमेरिका की है। तो क्या बोल रहा है वो? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाएगी। जो एक स्तर निर्धारित कर दिया उन्होंने कि भैया यदि इतने से ज्यादा आदमी कमा रहा है और इतने से ज्यादा हमारी राष्ट्रीय आय है तो हम एक विकसित अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। धन धान बढ़िया है, बढ़िया रोजगार होते हैं हमारे यहाँ पे, कोई व्यक्ति इतना गरीब होता नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अहस्तक्षेप लेजेस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एडम स्मिथ ने। अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप से मतलब होता है दोस्तों कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अधिकतम उपयोग किया जाता है सरकार की नीतियों पर या सरकार के द्वारा। मान लीजिए बाहर से विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, या फिर भारत के ही कुछ लोग हैं जो अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार का उसमें कम से कम हस्तक्षेप ही अहस्तक्षेप कहलाता है। क्योंकि जब बाउंडिंग या बाउंडेशन ज्यादा होने लगेंगे तो कोई भी कार्य को करने में आदमी हिचकिचाएगा, सोचेगा अरे यार पहले यहाँ कागज बनवाओ, फिर ये करो, ये मुसीबत, ये सामना है। तो इन सभी को कम करना ही अहस्तक्षेप कहलाता है। ऐसे में होता क्या है कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था अपना रोजगार कर रही है या फिर अपना कुछ उत्पादन कर रही है तो वो खुल के उत्पादन कर पाती है, उसको ज्यादा समस्याएं नहीं आती। यही हस्तक्षेप कहलाता है और इसके द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो विकास ही किया जाता है। आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। अब इससे भी संबंधित और क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सिद्धांत पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर योजना पर। बहुत बार पूछा गया है हेराल्ड डोमर योजना पर। कईयों को तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे याद हो गया कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब बार बार आ रहा है, बार बार आप उसी को कर रहे हैं तो याद तो हो ही जाएगा, है ना। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित थी? ये दरअसल न्यास के सिद्धांत पर आधारित थी। किसके? न्यास के सिद्धांत पर आधारित थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके? कार्ल मार्क्स। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किस पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही? किस पंचवर्षीय योजना में? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट हमेशा या सबसे कम रही। तो तीसरी को आप ऐसे करके बना सकते हैं, 3 ऐसा बनाइए नीचे को जाता हुआ, या फिर इस पे ऐसा निशान बना दीजिए। ये 3 बन गया और ये, और इस पे 2 ऐसे निशान बना दीजिए दोस्तों। बस यहीं से आप लोग समझ जाएंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही।
ठीक है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवादित कर राशि का भुगतान करने से, विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया, तो जेम्स विल्सन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भैया भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 18 फरवरी 1860 को। अब थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम बजट की बात चल रही है। 1857 की यहां पर क्रांति हो चुकी है। भारत का जो शासन है वो एक तरीके से देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल हैं उनसे हटकर वायसराय के हाथ में आ चुका है, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने अपना वहां पर एक प्रतिनिधि दे दिया है जो डायरेक्ट क्राउन के द्वारा संपर्क में रहेगा। तो क्योंकि देखिए सन देखिए ना आप, 1860 की बात हो, 1857 के बाद आपको पता है कि क्रांति के बाद ये सब चीजें हो गई, तो तभी प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न को ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि भारत के प्रथम बजट की बात चल रही है, स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट की बात नहीं चल रही है। उसका भी प्रश्न है अभी आगे, उस पर गौर करिएगा। ठीक है, तो इस तारीख को याद रखिएगा। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद, आर्टिकल के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 वित्त अनुच्छेद 112 जो है वो बजट को पेश करने की अधिकारिता प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का, अब लग गया स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, फर्स्ट बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर के षणमुख शेट्टी, आर के षणमुख शेट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में बजट की तिथि को प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। 1 फरवरी को किसी भी देश के लिए ये जो बजट है दोस्तों बहुत मायने रखता है। बजट जब ज्यादा मात्रा में होता है तो वहां से एक चीज को और देखा जाता है कि भाई जब पैसा ज्यादा है तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। जब पैसा ज्यादा है तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ भाई ये लोग मजबूती से खड़े हुए हैं। तो बजट की अपने आप में एक महत्वपूर्ण, और बिना बजट के कोई काम ही नहीं होगा। बिना अर्थ के कभी कोई काम हुआ है? आप देश को छोड़िए, आप अपने घर पर देख लीजिए, आप स्वयं को देख लीजिए, बिना अर्थ के कोई काम नहीं होता। यदि आपको कोचिंग जाना है, पढ़ना है, कुछ अलग करना है या कुछ भी हो तो अर्थ साथ साथ में चलेगा। बिना अर्थ के तो कुछ भी संभव नहीं है। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन रही? कितना प्यारा प्रश्न है, निर्मला सीतारमण। आप कहेंगे ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक, शब्द क्या लग गया? पूर्णकालिक, तो निर्मला सीतारमण है। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? अंतरिम बजट तो मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से 63 के बीच में, यह भारत का पहला अंतरिम बजट था, याद रखिएगा। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो राजीव गांधी ने। किसने किया है? राजीव गांधी ने। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं दोस्तों। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। कोई भी प्रश्न आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, या कोई भी ऐसा यहाँ टर्म्स है, कंडीशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हिंदी का कोई शब्द हो, तो आप लोग कमेंट में करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में हम उसको आपको बता देंगे कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो राज्य सूची यानी 7वीं अनुसूची में। कृषि को किस में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। क्लियर, राज्य सूची का ये विषय होता है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? तो कृषि क्षेत्र का। जब भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है दोस्तों, कहीं पर भी देख लीजिएगा आप, तो अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान आधारित उद्योगों की संज्ञा किसे दी जाती? सूचना प्रौद्योगिकी को। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, इस पर गौर करिएगा। जैसे कि मैंने आपको ये लाइन पढ़ाई कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। अब ये एक प्रश्न है और एक सोचने वाली बात है कि भाई क्यों हो जाता है। यदि आप इस चीज को जान गए कि क्यों हो जाता है तो आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी, है ना। पर चूंकि हमको आंसर पता है कि भैया कृषि क्षेत्र, क्योंकि चूंकि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, तो हम कभी प्रश्न अपने दिमाग में लगाते ही नहीं और आगे सीधा पढ़ते जाते हैं। यही रटने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको सोचिएगा, विचार करिएगा और बताइएगा जरूर कि ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान आधारित उद्योगों की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को। बिल्कुल, ये ज्ञान पे आधारित उद्योग हैं ही सूचना प्रौद्योगिकी। निजीकरण से क्या आशय है?
निजी क्षेत्र का स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। ठीक है, निजीकरण होता है, निजी क्षेत्र को स्वामित्व दे दें और प्रबंधन का हस्तांतरण दे दें, यही तो है निजीकरण। भैया निजीकरण से क्या मतलब है कि हमारी जो चीज है, हम जिसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं वो हमको दे दें, हमारा उसमें पूरा का पूरा स्वामित्व हो जाए और उसमें जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, जो कार्य करने की शैली है, वो भी हमारे ही पास रहे, यही निजीकरण होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो ये तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता ही है, क्या है? शेर है ना। आ जाता है प्रश्न, शेर। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? आबिद हुसैन समिति ने। किसने की थी? आबिद हुसैन समिति। ठीक, ये आबिद हुसैन समिति से भी बार बार पूछा जाता है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों गुजरात है। कौन है? गुजरात। भारत सरकार के द्वारा महारत्न ने योजना की शुरुआत कब से की गई थी? दिसंबर 2009 में। जो महारत्न कंपनियों का नाम आपने सुन रखा होगा, ये 2009 से चालू है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? आर्थर सी क्लार्क। आपने देखा होगा आर्थर सी क्लार्क पर काफी प्रश्न बनते हैं। जो भी मेरे मित्र पढ़ने वाले होंगे वो इन क्वेश्चनों को देख के तुरंत समझ गए होंगे कि भैया यही वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, बार बार जैसे हम लोगों ने एग्जाम दे रखा है, तो एक अनुभव हो जाता है अपने आप में कि यार हाँ यार ये वही प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। हथकरघा के विकास से। ठीक है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। परिवार का उपभोग व्यय। क्लियर। यानी कि यदि हमें भारत में गरीबी का अनुमान लगाना है, हम नहीं लगाएंगे, सरकार लगाएगी। कि सरकार लगाएगी या एक तरीके से जो विश्लेषक लोग होते हैं वो लोग लगाएंगे कि अनुमान क्या है। तो भारत में अनुमान है परिवार का उपभोग व्यय। ये देखा जाता है कि परिवार कितना उपभोग कर रहा है। जितना उपभोग कर रहा है उससे थोड़ी ज्यादा आय हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो भैया वो गरीब है। समझ गए। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना में। कनेक्ट करने का वक्त आ चुका है। अभी छठवीं पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पीछे आया हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो, तो उसको और इसको आपस में आप लोग जोड़िए। अब मैं आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप लोग एक बार रिवर्स कर लें पीछे की तरफ, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8%। ठीक है, सर्वाधिक आर्थिक विकास दर रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जीडीपी में जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती? तो आर्थिक विकास दर। ठीक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में। किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस 1976 में। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि PPP का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? GR कैसल ने। समता विधि है, याद रखिएगा किसने किया हुआ है? GR कैसल ने। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा है, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है। पहला कौन सा है? जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शैक्षिक स्तर और तीसरा है दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है ये कई बार। वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। इनको कौन नहीं जानता दोस्तों? अर्थशास्त्र यदि आएगा तो महालनोबिस का नाम तो आएगा ही। तो ये दरअसल 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक। हिंदू वृद्धि दर या हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। ये संबंधित भी है दोस्तों। अगर भारत को देखा जाए तो जो भारत अगर देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है। मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो हिंदू ही रहते हैं। तो जब फिर राष्ट्रीय आय का मेन स्रोत क्या हो जाएगा? उनकी दर किससे संबंधित हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। हिंदुओं पे यदि हिंदू ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, है ना। अब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? निजी स्वामित्व। क्या होता है? निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिल जाएंगे, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? माल्थुस ने। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? माल्थुस ने। इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होते हैं वो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। पूरा, अब इससे संबंधित ये एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। भारत के ये राष्ट्रपति रहे, बहुत ही ज्यादा प्रमुख वैज्ञानिक हैं। अग्नि जैसी जो मिसाइलें हैं उनको बनाने में इनका अतुलनीय योगदान है। आगे चलते हैं। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? ये दरअसल दोस्तों आय वितरण को दर्शाता है। कहीं आ जाए लॉरेंज कर्व क्या दर्शाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, आय वितरण को दर्शाता है। यदि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निबल कारक है तो बराबर क्या हो जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? लियोन बालरस ने। किसने? लियोन बालरस ने। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने? लियोन बालरस ने। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी दोस्तों सबसे ज्यादा अधिक है। महाराष्ट्र में एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही ज्यादा है, गुजरात में भी है, पर अगर देखा जाए एवरेज बेस तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रेपो रेट में वृद्धि कर दें। क्या कर दें? रेपो रेट में वृद्धि कर दें। ठीक। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान होता है? तो सेवा क्षेत्र का। यदि हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो अधिकतम योगदान होता है सेवा का। मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन किसकी मूल्य की हानि है? ये मशीनरी के मूल्य की हानि होती है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, मूल्यह्रास। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है। आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आता है दोस्तों, याद रखिएगा। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? खाली आर्थिक विकास आ जाता तो एक अलग बात थी, बात सतत लग गई। सतत का मतलब होता है अब जो विकास हो रहा है वो धीरे धीरे होता ही चला जाए, रुके नहीं, वही सतत आर्थिक विकास है। तो वर्तमान पीढ़ी का विकास और साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास हो तो दोनों चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। आगे चलते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर बंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी माइनस उत्पाद अनुपात में जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। क्लियर। भारत में आय कर की शुरुआत किसने की थी? ये की थी जेम्स विल्सन ने। इंपॉर्टेंट है, भारत में आय कर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो अधिभार। किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? जब जीएसटी भारत में लागू हुआ था उस समय पर जीएसटी से संबंधित इतने प्रश्न आ रहे थे दोस्तों, इतने प्रश्न की इस पर तो एक अलग से ही क्लासें बनी थी। तो वर्ष 1954 में, ये फ्रांस की बात चल रही है। भारत में कब लागू किया गया था? अभी वो भी आने वाला है, अभी अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। जब भारत में लागू भी नहीं हुआ था उससे पहले भी जो एग्जाम होते थे उसमें भी यह पूछा जाता था बार बार कि जीएसटी जो है सर्वप्रथम किस देश में लगाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 279A। ये याद रखिएगा 279A है ना। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू है? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। क्लियर है। लेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? अभी अपन ने एक वर्ग को देखा था, लॉरेंज कर्व। अब ये क्या है? लेफर वक्र या लेफर कर्व। वक्र को इंग्लिश में कर्व कह देते हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969 में। वह कौन भारतीय है
जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी, इनको तो आप लोग जानते ही हैं, ग्रेट ओल्ड मैन, वो दादा भाई नौरोजी हैं, है ना। तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया हुआ था। बताइएगा यदि आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय पर कितनी थी जब इन्होंने आकलन कर रखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी बताने हैं। चलिए, सेस का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेस का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से। आंतरिक बाजार व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। डिफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तरलता में वृद्धि। डिफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तो तरलता में वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? 1929 में। विश्वव्यापी मंदी कब हुई थी दोस्तों? 1929 में। भारत में ही मंदी हुई, कई बार हुई, पर यहाँ विश्व मंदी की बात चल रही है तो 1929 की बात है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो दोस्तों सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। बाजार अर्थव्यवस्था पर होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, याद रखिएगा। ठीक, आर्थिक विकास का प्रचार क्या है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय पर। आर्थिक विकास का प्रचार क्या है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय पर। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? वो कहते हैं राज्य विहीन समाज। इस पर भी एक अलग बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इस वाली लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। इस पर चर्चा करेंगे कभी। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रायोज्य आय का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष कर। क्या है? प्रत्यक्ष कर। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य अनुपात है? तो ये नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच में अनुपात है। कौन कौन सा? एक नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? यही है सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान, पूरा सामान हो गया, और सेवाओं का मूल्य ही उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों बार बार। सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर। भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? तो सेबी को। भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? सेबी को। याद रखिएगा, वॉच डॉग का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं, देखने वाला, है ना। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। क्लियर। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के। भारतीय जो जीएसटी मॉडल है ना, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, और किस पर आधारित है? कनाडा पर, कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर। क्लियर। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रगतिशील कर। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो ये होते हैं प्रतिगामी प्रवृत्ति के। कैसे होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के। याद रखिएगा। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निष्पादन बजट की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्री। कौन है उत्तरदायी? वित्त मंत्री। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? जब 73 और 74 में बजट को पेश किया गया तो उसको कहा जाता है ब्लैक बजट। क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त बजट। जो शून्य आधारित बजट होगा उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, सूर्यास्त बजट।
आर्थिक मंदी के दौरान, जब आर्थिक मंदी हो रही हो, राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाना चाहिए? करों में वृद्धि आर्थिक मंदी के दौरान। आप कहेंगे सर ये तो उल्टा सा दिख रहा है, एक तो आर्थिक मंदी चल रही है, ऊपर से करों में वृद्धि क्या हो जाएगी? तो जब आर्थिक मंदी होती है दोस्तों, तो करों में जब वृद्धि होती है तो सरकार के पास में धन आता है। सरकार के पास में धन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि सरकार के पास में धन नहीं होगा तो सरकार अपने आप ही, अगर ये जो मेन आदमी अगर उसके पास में धन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो करों में वृद्धि, यानी या तो फिर कर लिया जाए उनसे, या फिर अब कर लिया जाए, या फिर बाजार में कुछ ऐसी वस्तुओं को या ऐसे सामानों को डाल दिया जाए कि लोगों की जेब से पैसा निकले, तभी तो करों में वृद्धि होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र को पढ़ने में बहुत मजा आता है दोस्तों। एक चीज दूसरी चीज से इस तरीके से जुड़ी हुई होती है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसीलिए अर्थशास्त्र बहुत गजब का विषय है। पर यहाँ पर चर्चा एक एक लाइन वाली करने के लिए है, इसीलिए मैं प्रत्येक पर चर्चा कर नहीं पा रहा हूँ। इसमें फिर क्या होगा, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग देखते ही साथ पीछे हट जाएंगे कि अरे यार इतनी बड़ी क्लास को कौन देखेगा। तो यहाँ पर मेन चीजें हैं, लेकिन जब अर्थशास्त्र पेपर कभी आएंगे तो इस पर बृहद चर्चा करेंगे। और कोई विशेष बात पे आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों नागालैंड में। कहां पर है? नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाती है सीमांत जोतें। याद रखिएगा, सीमांत जोतें हम किनको कहते हैं? जहां पर 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या है? कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर। अब देखिए 8 को ऐसा बनाइए और 8 में ही छोटे छोटे से खेत बना दीजिए, और इमेजिन करिए कि भैया 8 जैसे आकार का कोई बढ़िया एक खेत है, बढ़िया लहलहाता हुआ एकदम हरा हरा खेत है। अगर कलर हो तो कलर भी यहाँ कर लेना। याद रखना, इमेज बन जाएगी दिमाग में, और बन गई तो बन गई फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतिम समय तक नहीं भूलोगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल्यों का दर्जा प्राप्त है? चलिए इनको देख लेते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एक तो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी उत्पाद हैं, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात हैं। क्लियर? ये हैं भारत के 8 उद्योगों का, इनको 8 उद्योगों को दर्जा प्राप्त है। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। भारत में लघु स्तर की यदि हम बात करें तो मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए, रोजगार में अवसर में वृद्धि हेतु। क्लियर? दांडे का रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। गरीबी रेखा के निर्धारण से। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो भारत में जो बेरोजगारी है संरचनात्मक। कई बार आया है प्रश्न दोस्तों, कई बार कि भारत में, और व्यापम का तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो संरचनात्मक श्रेणी की। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, समझिएगा, भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित होगा? यदि हमें देखना है कि इनका जो भौतिक गुणवान है, मतलब भौतिक एक तरीके से देखा जाए कितने अच्छे से रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो हम किस पर आकलन कर पाएंगे? देख लेंगे कि यहाँ शिशु मृत्यु दर क्या है, यानी बच्चों को कितना मार दिया जाता है, साथ साथ में हम देख लेंगे कि ये साक्षर कितने हैं। क्लियर? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर से वही चित्र बनाइए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ऐसा 10 बनाइए और यहाँ पर लिखिए इसी गोले के बीच में कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक, आगे चलते हैं। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। कहाँ अपनाया गया था? भारत में। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर। यूजीन मेयर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आता है, याद रखिएगा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA को। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA। मानव विकास रिपोर्ट कौन
प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक। ये भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों कई बार। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? शून्य। क्लियर? जब कुल उत्पादन स्थिर होगा तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाता है? शून्य। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान सुझाव किसने दिया था? तो गुन्नार मिल्डल ने। किसने दिया था? गुरनार मिल्डल ने। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? तो ये डाकघर से है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश के द्वारा शासित होना। ये तो इन्होंने यहाँ पर तात्पर्य बता दिया। इसका मतलब निकलता क्या है? सुन लीजिए अच्छे से। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जब भी चर्चा होती है दोस्तों तो याद रखिएगा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में उदाहरण के लिए आप देखिए, आज से 1947 से पहले चले जाइए। भारत उपनिवेश है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का मनचाही तरीके से शोषण करता था। समझना, भारत के जो भी उत्पाद हैं, भारत की जो भी सेवाएं हैं, वो सभी ब्रिटेन हमसे ले लिया करता था और भारत होता जाता है जीरो। आप लोग देखेंगे कि भारत एक समय आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने ऐसा 200 सालों में क्या कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी गड़बड़ा गई। उन्होंने भारत को पूरी तरीके से चूस लिया। चूस लेने के बाद में अपना उपयोग किया। खुद तो धनदान हो गए, खुद के यहाँ औद्योगिक क्रांतियां हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया लग गए, उद्योग हो गए, है ना। लेकिन भारत वहीं पर देखा जाए तो कमजोर होता चला गया। तो भारत का एक तरीके से शोषण किया गया अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। तो उपनिवेश में यही होता है, जब हम किसी के उपनिवेश हो जाते हैं तो हमारा विकास नहीं होता। हम एक तो वैसे ही शोषित हैं, ऊपर से और शोषण कर लिया जाता है खुद के विकास के लिए। तो यही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में होता है। अभी यहाँ पर यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे के द्वारा शासित होना ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है। तो वास्तविक मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। कौन है? जॉन रॉबिन्सन। ये जो बुक है वो आती है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आती है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को ना हानि हो रही हो और ना लाभ हो रहा हो, वही ब्रेक इवन बिंदु है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाता है? आर्थिक समृद्धि को। आर्थिक समृद्धि को। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना में। प्रथम योजना में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? आगत निर्गत मॉडल पर। आगत निर्गत मॉडल पर, दोनों को याद रखिएगा। चतुर्थ की बात आ जाए तो ये है डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। क्या मॉडल है ये एक अलग कहानी है दोस्तों। और छठी पंचवर्षीय जो योजना है वह आगत निर्गत मॉडल पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आया हुआ है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 से। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? 7वीं। कौन सी? 7वीं। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश को लाया गया है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 में। कब की गई थी? 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? धातु मुद्रा में। किसमें? धातु मुद्रा में। स्मार्ट मनी है प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है क्रेडिट डेबिट कार्डों के लिए। ये तो नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, प्लास्टिक मनी या स्मार्ट मनी। मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। याद रखिएगा, किस प्रकार की मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा कहेंगे? ऐसी मुद्रा जो विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। भाई है उतनी नहीं जितना सब लोग मांग रहे हैं, या मिल जाए तो वो दुर्लभ मुद्रा की श्रेणी में आ जाती है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक। लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों नायक समिति का गठन किया गया था वर्ष 1993 में। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई में है। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज को न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? कि भैया कर्ज तो ले लिया है, अब समर्थ भी है लौटाने में, पर लौटाना नहीं चाह रहे हैं। इनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर या इरादतन चूक करता। इरादे के अनुसार चूक की गई है। ठीक है। बैंकों की जमा राशि बढ़ाने पर या बढ़ने पर, माफ करना, मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? एडी गोरावाला समिति, वर्ष 1952। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी का, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए, फिलिप्स वक्र या फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। ठीक है। चलिए, वाइस स्थिति, जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति। स्टैगफ्लेशन। गतिहीन स्फीति, स्टैगफ्लेशन। अब स्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु एवं सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट होती है। नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही साधन है मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा। रेपो दर का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो अपन यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसकी एक दूसरी क्लास आएगी जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हैं और हमारा कंटेंट जो है वो कैसा लगा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। इससे हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये चलिए, हम भी जो क्लासें हैं इनको और बनाने का अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें। चलिए दोस्तों, तो अगली वाली जो अपनी क्लास होगी, बाकी जो बचे हुए अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं उनको आया जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि पीडीएफ वहीं मिलेगी।